हेलो, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि अच्छे होंगे। पुनः आपको सारथी फॉर सिविल सर्विस मुखर्जी नगर के द्वारा जो प्रत्येक दिन हम लोग दैनिक दैनिक जागरण राष्ट्रीय संस्करण का जो न्यूज़ था वो लेके हम आए हैं और फिर पुनः पिछले डे की तरह ही हमारा जो विचार, हमारा जो करंट अफेयर्स होगा एक स्टेटमेंट से ही शुरू होगा। आज हमने स्वामी विवेकानंद का एक स्टेटमेंट लेके स्टार्ट करूंगा। अपने जीवन एक लक्ष्य पर निर्धारित करो। विवेकानंद का कहना था कि अपना जो जीवन है वह एक लक्ष्य पर अगर आप निर्धारित करते हैं तो निश्चित है कि सफलता आपको मिलना ही मिलना है। आप जो चाह रहे हैं एक जगह सेंट्रलाइज हो जाइए, क्योंकि आपको पता होगा महाभारत का जो कैरेक्टर है अर्जुन, उस स्वयंवर जो आप देख रहे थे कि उसका पूरा फोकस कहाँ हुआ अंत में, मछली की आंख जैसा। कोई भी स्टेटमेंट और कहानियां जीवन के प्रेरणा स्रोत के रूप में सामने होता है, वह प्रेरणा देने का काम करता है। तो हम लोग विवेकानंद जो युवाओं के आइकॉन हैं उनके युक्ति के साथ हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम लोग का जो करंट अफेयर्स 23 मार्च का था उसमें कई सारे काफी एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स था। एक एक करके हम लोग देखते चलते हैं कि कौन कौन से करंट आपके काम का था। पहला था शारदा पीठ। यह न्यूज आपके लिए काफी उपयोगी था। दूसरा जो हमारा न्यूज था, दूसरा हमारा न्यूज है पद्म पुरस्कार 2023। यहां से भी सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं, दूसरा ये न्यूज था। तीसरा दिल्ली का बजट, एक छोटा सा डाटा था, इसको भी हमने ऐड कर दिया है, उसको भी ध्यान रखना चाहिए। एससीओ बैठक में पाकिस्तान पाकिस्तान को क्या किया गया है कि स्वास्थ्य और कोविड काल में मतलब सैनिकों का जो योगदान था उसको लेकर बैठक हो रहा था। इसमें क्या किया पाकिस्तान ने, भारत के मानचित्र को गलत तरीके से दिखाया गया, इसलिए उस बैठक में पार्टिसिपेशन नहीं लेने दिया गया। यह भी न्यूज था। अगला न्यूज था विश्व टीबी सम्मेलन 2023। हमने कहा कि विश्व टीबी सम्मेलन, भारत का जो लक्ष्य है 2025 तक देश से टीबी को समाप्त करना है। यह भी न्यूज था। बिहार स्थापना दिवस, आपको पता होगा कि बिहार 111 सालों का हो चुका है, 111वां स्थापना दिवस था। तो यह भी ऐसे मैंने पीछे बताया था लेकिन फिर भी न्यूज में था, तो मैंने कहा कि फिर से रिकॉल आपका हो जाएगा। यह न्यूज आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से थे। साथ ही अगला जो न्यूज था विश्व जल विकास रिपोर्ट 2023। विश्व जल विकास रिपोर्ट 2023, यह भी एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी उपयोगी न्यूज था। एक और न्यूज था वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग। यह भी, यहां से भी प्रश्न पूछे जाते हैं, तो यह भी उपयोगी था। 6G विजन, 5G से हम लोग 6G की तरफ बढ़ गए हैं। यह विजन प्राइम मिनिस्टर साहब ने इसको बताया कि इसको कैसे हम डील करेंगे, यह भी न्यूज में था। एक और न्यूज था 2023 M3M हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट। यहां आपको पता चल जाएगा कि सबसे एशिया में सबसे संपन्न कौन है और भारत के लोगों का क्या क्या पोजीशन है, यहां जानकारी मिल जाएगा। एक और न्यूज, अभी जो ओलावृष्टि हुआ उस दृष्टिकोण से खरीफ फसलों को काफी बर्बादी हुई है, इसलिए खरीफ फसल, कौन कौन से खरीफ फसल होते हैं, तो मैं थोड़ा सा एक छोटा सा डाटा वहां आपको देने का काम किया है। एक और खेल पेज पर देखेंगे, भारत ऑस्ट्रेलिया वनडे सीरीज। ऑस्ट्रेलिया ने क्या किया है कि भारत को चेन्नई में हुए मैच में 3 वनडे सीरीज में क्या किया, 2-1 से हराकर अपने नाम कर लिया है और ये दूसरी बार है, मतलब भारत को घर में पराजित करने का काम किया है। 2019 में कहीं ना कहीं हमारा जो मतलब मिडिल ऑर्डर है वह ठीक से अपना रोल अदा नहीं कर रहा था, जिस कारण से भारत को हारना पड़ा। तो यह भी एक न्यूज था। एक और न्यूज था पत्रकार सुरक्षा कानून छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ ऐसा दूसरा राज्य हो गया है जो पत्रकारों की सुरक्षा के दृष्टिकोण से कानून बनाया है। इससे पहले महाराष्ट्र था और दूसरा आपको छत्तीसगढ़। तो ये सारे न्यूज आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से उपयोगी थे, इसलिए ये आपको 23 मार्च 2023 का करंट था। और हम लोग मानते हैं कि विवेकानंद की युक्तियां हमारे लाइफ के लिए कितना आवश्यक है। और आप देखेंगे यूपीएससी में जाके, यूपीएससी में एक बार क्वेश्चन पूछा था मेंस जीएस में, शिक्षा के दृष्टिकोण से प्रत्येक भारतीय का जो रिस्पॉन्स या दायित्व होता है उससे रिलेटेड था कि हर शिक्षित भारतीय तब तक दोषी है जो अपने भारतवासी गरीब, बेसहारा, असहाय लोगों के सहयोग से शिक्षा प्राप्त करता है और उस पर वह थोड़ा भी ध्यान नहीं देता है। यूपीएससी जीएस का प्रश्न था। तो इस तरीके से पर्सनालिटी बेस्ड जीएस में भी प्रश्न पूछे जाते हैं। इसलिए हमने कहा कि भाई अपने जीवन पर हम लोग एक लक्ष्य मान लिया जाए कि आपने यूपीएससी को टारगेट किया है, यूपीपीसीएस को टारगेट किया है,
सीडीएस, एनडीए, कोई भी एग्जाम को आपने टारगेट किया है अपने लक्ष्य के प्रति, या फिर साइंस आर्ट्स जहां आपको जाना चाहता है, एकेडमिक जाना चाहते हैं, एकेडमिक क्षेत्र में बेहतर करना चाहते हैं, एक जगह पूरा फोकस अगर आप कर लेते हैं या कर लेती हैं तो निश्चित है कि सफलता आपको हाथ लगेगा ही लगेगा। बस अपना सही दिशा में कर्म करने, निष्काम कर्म करने की आवश्यकता है, चाहे वो गीता भगवत गीता का ही श्लोक क्यों ना हो। सब जगह जीवन और परिवार समाज में आपको सारा चीज दिखाई पड़ेगा। अलग अलग डायमेंशन से हम जब बांट कर काम करते हैं तो एनर्जी क्या होता है कि बढ़ जाता है और हम अपने लक्ष्य में बहुत लंबा समय लगा देते हैं और अंत सफलता नहीं भी मिल पाता है। कुछ लोग को मिल भी जाता है तो क्या होता है कि अंत में आपका समय निकल जाएगा तो फिर उससे आप काफी निराशा के माहौल में चले जाते हैं और लगता है कि अब कुछ लाइफ में नहीं कर पाए। तो टूटने की आवश्यकता नहीं, आप जहां से चाहेंगे वहीं से फिर से शुरुआत हो सकती है। तो अभी एनर्जी है तो आप क्या करें कि अपने लक्ष्य के प्रति पूरा फोकस करने की आवश्यकता है। यहां से हम लोग बढ़ते हैं अगले न्यूज की तरफ। आइए हम लोग देखते हैं टिटवाला जो जम्मू कश्मीर में है। हमारा न्यूज था शारदा पीठ। आपको पता ही होगा कि मेन जो शारदा पीठ था वह शारदा पीठ आपको पीओके में है, मुजफ्फराबाद में है। लेकिन अभी क्या हुआ कि माननीय गृह मंत्री साहब ने क्या किया है कि ऐसे पहले समझना है कि देश में टोटल देवी का 51 पीठ है, 51 पीठ है, पहला लाइन। दूसरा अभी न्यूज जो था कि गृह मंत्री साहब ने क्या किया है कि किशन गंगा नदी, याद रखिएगा कि ये न्यूज है टिटवाला जम्मू कश्मीर पर शारदा पीठ का उद्घाटन, शारदा पीठ का उद्घाटन, ये मेन न्यूज था हमारा। तो शारदा पीठ, तो एक तो हमने पहला स्टेटमेंट दिया कि देश में 51 पीठ है, मातृशक्ति के लेकर 51 पीठ है। दूसरा कि अभी माननीय गृह मंत्री जी ने क्या किया है कि हमारा मेन शारदा पीठ है पीओके में, लेकिन जम्मू कश्मीर में भारत शिक्षा की नगरी रही, जम्मू कश्मीर भी शिक्षा की नगरी रही है और बगैर सरस्वती शारदा के बिना हम सब जानते हैं भारत संस्कृति का कितना महत्व है कि माँ सरस्वती के बिना सारा ज्ञान ही अधूरा है। वो अगर दृष्टि दे देती हैं तो कोई भी व्यक्ति किसी शिखर पर पहुंच सकता है। तो हमारा रहा कि यह जो है कि किशन गंगा नदी पर स्थित कुपवारा जिला में, यह भी ध्यान रखिएगा, किशन गंगा कुपवारा जिला जम्मू कश्मीर का है। माता शारदा के पुनर्निर्मित मंदिर का उद्घाटन गृह मंत्री ने किया है। अब आपसे क्वेश्चन क्या हो सकता है कि जो हाल में मां शारदे की मंदिर को पुनर्निर्मित किया गया है वह किस नदी पर है? तो बताना है कि किशन गंगा नदी। कौन सा नदी हो गया? किशन गंगा नदी। एक दूसरा कि मां शारदा का जो मूल पीठ है, हम अभी जस्ट बता रहे थे कि पीओके के मुजफ्फराबाद में नीलम वैली में, कहां पे है? नीलम वैली में। दूसरा लाइन कि यह देखिए यूपीएससी में जो कल्चर साइड होता है वहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसको आप क्या करें कि एक बार मैप पर भी जाके चीजों को देख लेने की आवश्यकता है। जम्मू कश्मीर का मैप आप जाके एक बार देखिए अच्छे से कि वहां कोई रिवर है, कोई नदी है, कुछ वैली घाटी है, तो वहां से प्रश्न पूछे जा सकते हैं कल्चर का साइड। लेकिन कल्चर साइड में क्या होता है कि अब यूपीएससी ने भूगोल को इंक्लूड करके आपसे क्वेश्चन पूछेगा। तो पहला हमने कहा कि मां शारदा का नया जो मंदिर बना है, मतलब नया मंदिर पीठ पुनर्निर्मित मंदिर का उद्घाटन आपको किशन गंगा नदी तट पर जम्मू कश्मीर में हुआ है। एक दूसरा
कि मेन शारदा पीठ जो है आपको मुजफ्फराबाद पीओके में है, वह नीलम वैली में। किस वैली में है? नीलम वैली में है। दो, एक चीज है कि कर्नाटक में जो सिंगेरी मठ है, वहां उस मठ के माध्यम से भी इस मंदिर के निर्माण में सहयोग दिया गया है। 3 लाइन, ठीक है। अब इसमें और न्यूज था कि शारदा पीठ की जो स्थापना 237 बीसी के आसपास में हुआ है, और उस समय आपको पता है कि 237 बीसी, इसका मतलब है कि उस समय देश में मौर्य शासक अशोक का शासनकाल है, क्योंकि 232 बीसी तक वह शासन कर रहा है। तो मौर्य शासक का पीरियड है, क्योंकि श्रीनगर का चर्चा आपको पता चलेगा कि श्रीनगर बसाने का काम राजा अशोक ने किया है। एक लाइन। दूसरा, जो इतिहास के दृष्टिकोण से आपको जानना चाहिए, एक तो 237 बीसी, यह भी ध्यान रखना चाहिए। और आपको पता ही होगा कि जम्मू कश्मीर अगर अशोक के लिए उपयोगी है, तो दूसरी तरफ अशोक के साथ साथ कनिष्क के लिए भी उपयोगी है, यह भी आपको पता होगा ऐतिहासिक दृष्टिकोण से। तीसरा, इसमें देखेंगे कि हर्षवर्धन काल में गुप्ता मतलब पोस्ट गुप्ता में हर्षवर्धन काल में जम्मू कश्मीर स्वतंत्र राज्य है, यह भी ध्यान रखने की आवश्यकता है। अब हमने कहा कि जम्मू कश्मीर का एक शासक है करकोट वंश का, वह उस शासक का नाम है मुक्तापीर ललितादित्य। यह 725 से 55 तक शासन किया। यह आप कला और संस्कृति पे लेकर एक महान शासक है। कला संस्कृति के साथ राजनीति के दृष्टिकोण से ललितादित्य ने क्या किया कि शारदा पीठ मंदिर का निर्माण कराया। यह ध्यान रखने की जरूरत है कि शारदा पीठ मंदिर का निर्माण और मार्तंड नामक स्थान पर विशाल सूर्य मंदिर का निर्माण कराया है। तो यह आपको कल्चर साइड से जो चीजें थे, इससे जुड़ा हुआ हमने आपको समझाने का काम किया। बात समझ में आ गया होगा। अगर कोई पीछे आपसे कोई क्वेश्चन पूछ दे कि शारदा पीठ के बारे में बताइए, तो पहला लाइन आपको बताना चाहिए कि शारदा पीठ जो है, मेन शारदा पीठ जम्मू पीओके में है, मुजफ्फराबाद में है, नीलम वैली में है। एक दूसरा आपको बताना है कि अभी हाल में क्या हुआ कि जम्मू कश्मीर में किशनगंगा नदी पर मंदिर का पुनर्निर्माण किया गया, जिसका उद्घाटन गृह मंत्री साहब ने किया है। तीसरा लाइन आप बताएंगे कि टोटल 51 शक्तिपीठ है, यह भी ध्यान रखने की जरूरी है। चौथा, कि इसमें श्रृंगेरी मठ जो कर्नाटक का है, उनका भी सहयोग रहा, यह भी आपको बताने की जरूरी है। और शारदा पीठ का जो निर्माण हुआ था वह 237 बीसी के आसपास में हुआ है, यह भी ध्यान रखिएगा। फिर आगे बढ़ते हुए क्या करना है कि आपको ले आना है जम्मू कश्मीर के जो महान शासक है ललितादित्य, मुक्तापीठ ललितादित्य ने, उसके बारे में। इसने शारदा पीठ मंदिर का निर्माण कराया और मार्तंड का सूर्य मंदिर का निर्माण कराया है। तो इतने डाटा को आप क्या करें, 2D पॉइंट समझने का काम करें। एक काम और आपको करना चाहिए, वह क्या? तो वह काम है आपके लिए कि आप क्या करें कि मैप पर जाके एक बार जम्मू कश्मीर को देख लें। मैप पे चले जाएं। कारण क्या है कि अगर यहां से काम अगर निकालते हैं तो मैप बेस्ड, अगर कोई भी एग्जाम में कुछ लाइन आता है तो आप क्या करें कि आप आसानी से कर लें। यहां तक बात हमने समझी। बढ़ते हम लोग अगले न्यूज की तरफ। न्यूज नंबर 4, न्यूज नंबर 2 है। न्यूज नंबर 2 दूसरा हो जाएगा आपका पद्म अवार्ड 2023। तो पद्म अवार्ड 2023 जब आप न्यूज पर पढ़े होंगे तो पता चला होगा कि टोटल 109 लोगों को मिला है, पहला। दूसरा कि 6 लोगों को पद्म विभूषण मिला है, 6 लोगों को पद्म विभूषण मिला है। और यह पद्म विभूषण भारत रत्न के बाद दूसरा सबसे सर्वोच्च सम्मान है, यह ध्यान रखने की जरूरत है। 9 लोगों को पद्म भूषण मिला है, यह भी ध्यान रखिएगा। 9 लोगों को पद्म भूषण और 91 लोगों को पद्मश्री, ठीक है, यह भी ध्यान रखिएगा। और इस बार के पुरस्कार में 19 महिलाएं को अवार्डेड किया गया, अवार्ड मिला है, तो यह भी ध्यान रखने की जरूरत। एक फैक्चुअल डाटा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब चलते हैं अब हम लोग संवैधानिक लाइन की तरफ चलते हैं। लाइन क्या होगा कि आपको पता होगा कि मौलिक अधिकार जब आप पढ़े होंगे तो मौलिक अधिकार का अनुच्छेद 18 बताता है उपाधियों का अंत, क्योंकि यह उपाधि जो था एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के साथ ऊंच नीच का भेदभाव कर रहा था। इसलिए हमारे संविधान लिखने वाले अभिभावकों ने क्या किया, इस उपाधि को आर्टिकल 18 का सहारा लेते हुए उपाधि का अंत कर दिया। एक, लेकिन उसमें क्लॉज क्या जोड़ा गया कि शैक्षणिक संस्थान और सेना में आपको अलंकरण के रूप में आप उत्कृष्ट डिग्री या पदक दिया जा सकता है। यह 2 चीज था, अपवाद में था कि सेना और शैक्षणिक संस्थान, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है।
अब आया कि पद्म पद्म अवार्ड या पद्म सम्मान की शुरुआत कैसे हुई। तो आपको याद रखना चाहिए कि वर्ष 1954 में पहली बार क्या हुआ कि भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री का के नाम से सम्मान दिया जाने लगा। 1954 यह डेट आपको याद रखना चाहिए, 1954। फिर क्या हुआ कि जब यह आगे बढ़ ही रहा था तो 1977 में जनता पार्टी के मोरारजी देसाई जी उस समय प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने इस सम्मान अवार्ड को समाप्त कर दिया। बोला कि नहीं नहीं ये नहीं चल सकता है, ठीक है। 1977 में समाप्त कर दिया गया। पुनः क्या हुआ कि 1980 में माननीय इंदिरा गांधी जी प्राइम मिनिस्टर बनी तो पुनः यह अवार्ड या सम्मान दिया जाने लगा। तो 1980 को याद रखिएगा, यह भी डाटा आपको याद रखना चाहिए। फिर क्या हुआ कि यह मामला चला गया सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, 1996 में आपको बालाजी राघवन बाद 1996 बालाजी राघवन केस, बालाजी राघवन केस में सुप्रीम कोर्ट ने उपाधि और सम्मान को क्लियर करते हुए बताया कि कोई भी व्यक्ति, किसी भी व्यक्ति को अगर सम्मान या अवार्ड मिलता है तो अपने नाम के आगे पीछे नहीं लगा सकता है। तो पहले आप, मुझे लगा कि नहीं, आप पद्म अवार्ड 2023 पढ़ने से साथ साथ आपको बेसिक बातों की जानकारी होनी चाहिए जिस पर आप बात कर सकते हैं, एग्जाम में लिख सकते हैं, चाहे इंटरव्यू में बता सकते हैं या फिर प्रश्न पूछेगा तो वहां आप कर सकते हैं। ये मेरा फोकस था। ये हमने आपको ट्रेडिशन पक्ष समझाने का काम किया। अगला जो है अब इसी से रिलेटेड कि पद्म विभूषण, पद्म विभूषण 2023 6 लोगों को मिला, 6 लोगों को मिला है। और 6 लोगों में इसके समसामयिकी क्या क्या पूछा जा सकता है उस टेबुलेशन से आपका क्लियर हो जाएगा। पहला कि बाल कृष्ण दोषी, यह वास्तुकार है, ध्यान रखिएगा वास्तुकार है, यह गुजरात से बिलोंग करते हैं। इन्हें प्रित्जर पुरस्कार मरणोपरांत मिला है, यह पुरस्कार याद रखना है। प्रित्जर पुरस्कार भी 2017 में प्राप्त हो चुका है। पहले पर्सनालिटी है। दूसरे पर्सनालिटी है जाकिर हुसैन साहब, यह कला के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, यह महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं, यह भी याद रखिएगा। तीसरे एस.एम. कृष्णा, एस.एम. कृष्णा आपको पता ही होगा कि ये भारत के विदेश मंत्री रह चुके हैं, 2009 में विदेश मंत्री रह चुके हैं एम एस कृष्णा साहब, और कर्नाटक का मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, यह भी ध्यान रखिएगा, और महाराष्ट्र के राज्यपाल रह चुके हैं, यह भी ध्यान रखने की आपको आवश्यकता है। एक पर्सनालिटी है माननीय एस.एम. कृष्णा साहब। तो एस.एम. कृष्णा साहब के बारे में कम से कम 3 बातें तो आपको याद होना चाहिए। यह पहला कि पहले आपको बताना है कि कर्नाटक के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, एक, और इनका टाइम पीरियड है, आप कर्नाटक का मुख्यमंत्री 99 से 4 तक, 1999 से 4 तक। दूसरा कि यह राज्यपाल रह चुके हैं महाराष्ट्र का, कब से, तो 4 से 8 तक, 4 से 8 तक महाराष्ट्र के राज्यपाल रह चुके हैं। और 23 मार्च 2009 को विदेश मंत्री बनाए गए एम एस कृष्णा साहब। तो ये 3 डाटा कृष्णा साहब के लिए, यह कर्नाटक से बिलोंग करते हैं, यह भी याद रखिएगा। एक चौथे पर्सनालिटी है आपके मुलायम, स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव। मुलायम सिंह यादव, नाम कितना अच्छा है, देखिए मुलायम सिंह यादव। पूरा तभी जिस दिन इनकी मृत्यु हुई पूरा भारत शोकाकुल था, आपको पता ही होगा, क्योंकि जब महान विभूति जब इस देश को जाता है तो उसकी यादें जुड़ी होती है इस मिट्टी में। और वो समाजवाद के बहुत बड़े नेता, समाजवादी धारा से बहुत बड़े नेता हुए हमारे देश में। तो मुलायम सिंह यादव जी थे, यह लोक कार्य के लिए। अब यह उत्तर प्रदेश से थे, यह आपको ध्यान रखना, उत्तर प्रदेश। लेकिन एग्जाम में क्या पूछा जा सकता है, मैंने उसे फॉर्मेट कर दिया है। मुलायम सिंह यादव जी के बारे में जितनी डाटा बन सकती है, यह 8 बार आपको दिखाई पड़ा होगा कि 8 बार विधायक रह चुके हैं, विधान परिषद में विपक्ष के नेता, विधानसभा में विपक्ष के नेता। आपके एच.डी. देवगौड़ा साहब के समय 96 में इन्हें देश का रक्षा मंत्री बनाया गया, यह भी आपको ध्यान रखने की जरूरत है। और यह आप देखेंगे कि 3 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनाए गए, 3 बार। हम पर चर्चा करेंगे, स्टेप बाय स्टेप चर्चा करेंगे, लेकिन यह चौथा व्यक्ति हो गया। 5वां है दिलीप महालनोबिस, दिलीप महालनोबिस साहब हैं। यह चिकित्सा के क्षेत्र में इनको पद्म विभूषण मिला है, और यह पश्चिम बंगाल से बिलोंग करते हैं, यह भी ध्यान रखिएगा। 6ठे है श्रीनिवास वर्धमान, यह जो है विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए इन्हें पद्म विभूषण दिया गया, और ये अमेरिका से है। यह देखिए थोड़ा सा अलग आपको दिखाई पड़ रहा है। तो टोटल 6 लोगों को पद्म विभूषण अवार्ड दिया गया। यहां तक क्लियर हो गया। अब हम इसमें
मुलायम सिंह यादव जी के बारे में हम आपको बताना चाहेंगे। उनका जन्म, उनका मृत्यु से लेके एक एक डाटा जो आपको उत्तर प्रदेश एग्जाम के दृष्टिकोण से आपके लिए उपयोगी हो जाएगा। चलते हम लोग मुलायम सिंह यादव जी को देखते हैं। इनका जन्म जो है 22 नवंबर 1939 को सफई में हुआ था पहला, और मृत्यु 10 अक्टूबर 2022 गुरुग्राम। तो 39 मतलब आजादी से पहले ही जन्म ले चुके थे, तो आजादी का जो असर है उनके ऊपर तो रहेगा ही। तो ये दो डाटा था, एक की जन्म सफई में हुआ और गुरुग्राम में 10 अक्टूबर 2022 की मृत्यु हो गई। ये दूसरा दूसरा जो हमारा डाटा है इनसे रिलेटेड देखते चलिएगा कि सोशलिस्ट पार्टी के टिकट पर 1967 में पहली बार विधानसभा के लिए चुनाव जीते। यह भी डाटा आपके लिए उपयोगी हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। 1967 को आप याद रखिएगा, सोशलिस्ट पार्टी को याद रखिएगा कि पहली बार किस पार्टी से विधानसभा में जीत कराने का काम। एक दूसरा इनसे जुड़ा हुआ डाटा है कि विधान परिषद 82 से 85 तक, 1982-85 तक विधान परिषद में विपक्ष के नेता थे, यह भी ध्यान रखने की जरूरी है। 8 बार विधानसभा, पहले बताया भी हूं, 8 बार विधानसभा सदस्य बनाए गए, यह भी डाटा आपको याद रखने की जरूरत है। अगला जो है 85 से 87, 1985 से 87, यह डाटा इसलिए कह रहा हूं कि इसमें विधानसभा में विपक्ष के नेता थे, यह भी ध्यान रखिएगा। और 3 बार, इतना सौभाग्य था कि 3 बार इतने बड़े प्रांत का गार्जियन बनाए गए, मुख्यमंत्री बनाए गए। इसमें जो पहला था, आपको जो डेट ध्यान रखने की जरूरी है, 5 दिसंबर 1989 से लेकर 24 जनवरी 1991 तक ये प्राइम मिनिस्टर रहे, मुख्यमंत्री रहे। दूसरा 5 दिसंबर, दूसरा कार्यकाल इनका है 5 दिसंबर 1993 से 3 जून 1996, दूसरा डाटा आपको ध्यान रखिएगा, दूसरी बार मुख्यमंत्री बनाए गए। तीसरी बार 29 अगस्त 2003 से लेकर 11 मई 2007 तक मुख्यमंत्री रहे। देखिए 3 कार्यकाल इनका मुख्यमंत्री का है। यह सारा डाटा पहली बार 1967 में विधानसभा पहुंचे। इस डायमेंशन में हमने आपको लिखने का काम किया है, और जो आपके एग्जाम में जहां से पूछा जाएगा आपको सहयोग हो जाएगा। यहां तक आगे देखते हैं, आगे हमने फिर लिखा है कि एचडी देवगौड़ा जब प्राइम मिनिस्टर थे, उन्हीं के नेतृत्व में जब सरकार में 1996 में रक्षा मंत्री बनाए गए थे। हमने जस्ट बताया था कि 1996 में रक्षा मंत्री बनाए गए। तो इतना डाटा आप स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी के बारे में डाटा आपको याद रखना चाहिए। यहां तक क्लियर हो गया है। अब आया है कि यहां पे हम लोग पद्म विभूषण के बाद पद्म भूषण से रिलेटेड एक डाटा था कि आदित्य बिरला समूह के चेयरमैन हैं कुमार मंगलम बिरला को पद्म भूषण मिला है। पद्म भूषण हम उसमें देखेंगे, लेकिन है क्या कि बिरला समूह, पूरे बिरला परिवार में ये चौथे व्यक्ति है, याद रखिएगा। कुमार मंगलम बिरला चौथे व्यक्ति हैं जिन्हें पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, इसलिए मैंने लिखा यहाँ पे। और इसमें 3 और कौन कौन है, तो पहला व्यक्ति है इनके दादाजी घनश्याम दास बिरला, पद्म विभूषण दिया गया था। उसके बाद माता इनकी थी माता श्री राजश्री हैं, यह पद्म भूषण 2011 में मिला था। और जीपी बिरला 2016। तो आपको ध्यान रखना है कि बिरला परिवार से चौथे ऐसे व्यक्ति हैं कुमार मंगलम बिरला जिन्हें पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो यह भी आप डाटा को ध्यान रखेंगे। अगला जो हमारा न्यूज है इसी से रिलेटेड, पद्म भूषण 2023, यह 9 लोगों को टेबुलेशन में सजा दिया गया है। अब देखते चलिए। कुमार मंगलम बिरला उद्योग और इंडस्ट्री से रिलेटेड है, कोई दिक्कत नहीं, महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं। सुमन कल्याणपुरी कला के क्षेत्र से रिलेटेड है, गीतकार हैं ये। सुमन कल्याणपुरी कला के क्षेत्र से, महाराष्ट्र से हैं। तीसरा है कपिल कपूर, यह कपिल कपूर साहब जेएनयू के प्रोफेसर हैं, इन्हें साहित्य और शिक्षा में योगदान के लिए पद्म भूषण सम्मान दिया गया है 2023। यह दिल्ली से बिलोंग करते हैं। कमलेश डी पटेल जो चौथे व्यक्ति हैं, अध्यात्म से जुड़े हुए हैं और यह तेलंगाना से अध्यात्म के क्षेत्र में योगदान के लिए इन्हें आपको पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। एक है एस.एल. भैरप्पा साहब हैं, इन्हें साहित्य और कन्नड़ साहित्य से जुड़े हुए, साहित्य एवं शिक्षा से रिलेटेड है, यह कर्नाटक से बिलोंग करते हैं, इन्हें भी पद्म भूषण दिया गया है। एक और है दीपक धर,
दीपक धर को विज्ञान और प्रौद्योगिकी में योगदान के लिए पद्म भूषण अवार्ड दिया गया है, यह महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं। वाणी जयराम कला के क्षेत्र में इनका योगदान है और यह भी महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं। और स्वामी चिन्ना जियर या अध्यात्म से जुड़े हुए 8वें पर्सनालिटी के रूप में, यह तेलंगाना से बिलोंग करते हैं। यह तेलंगाना से बिलोंग करते हैं। और सुधा मूर्ति आप समाज सेवा, यह भी कर्नाटक से बिलोंग करते हैं। तो पद्म भूषण में 9 लोग हैं, यह ध्यान रखने की आवश्यकता है। और आप टेबुलेशन को सिर्फ ध्यान रखेंगे तो अगर एग्जाम में कोई मैचिंग से रिलेटेड अगर कोई बात होगा तो आप उसको मैच कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब आता है कि महत्वपूर्ण तथ्य, इसके अलावे इसमें क्या क्या हमें याद रखना चाहिए। तो पहला, कमलेश डी पटेल, याद रखिएगा कि कमलेश डी पटेल जो है हार्टफुलनेस मूवमेंट के संस्थापक है। एक दूसरा कि यह कान्हा शांति वनम विकसित किए हुए हैं जो दुनिया का सबसे बड़ा ध्यान केंद्र है। ध्यान रखिएगा, पटेल मतलब कमलेश डी पटेल साहब के बारे में जो अध्यात्म से जुड़े हुए हैं, अभी हमने जस्ट कहा था कि हार्टफुलनेस मूवमेंट के संस्थापक हैं तथा दुनिया का सबसे बड़ा ध्यान केंद्र कान्हा शांति वनम विकसित किए हुए हैं। तो इनके लिए कमलेश डी पटेल के लिए याद रखना है। एक दूसरा, एस.एल. भैरप्पा, यह जो है कन्नड़ भाषा के साहित्यकार है, यह भी ध्यान रखिएगा, कन्नड़ भाषा के साहित्यकार हैं। तीसरा, कुमार मंगलम बिरला, हमने कहा कि आदित्य बिरला ग्रुप के अध्यक्ष हैं। कुमार मंगलम बिरला आदित्य बिरला ग्रुप के क्या है, अध्यक्ष है। और 36 देशों में इनका कारोबार हो रहा है, यह भी ध्यान रखने की जरूरत है। अगला, सुमन कल्याणपुरी हिंदी मराठी के साथ साथ 11 भाषाओं में इन्होंने गीत लिख चुका है, यह भी ध्यान रखिएगा। अगला है वाणी जयराम, आधुनिक भारत की मीरा है, पार्श्व गायिका, समझ रहे होंगे। वाणी जयराम आधुनिक भारत की मीरा, छोटी उपाधि नहीं है, बात समझ में आ रहा होगा, पार्श्व गायिका है और ऐसे तमिलनाडु राज्य से जुड़ी हुई हैं, ठीक है। ऐसे महाराष्ट्र में रानी, मुंबई फिल्म इंडस्ट्री नगरी है, लेकिन है कहां से ये, आपको तमिलनाडु से। सुधा मुखर्जी, एक और पर्सनालिटी है 9वें में, सुधा मुखर्जी, वह है आपको इंफोसिस के अध्यक्ष हैं, तो यह भी याद रखने का काम करेंगे। और इन्हें समाज सेवा के लिए पद्म भूषण अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है। यहां तक के बात आप समझ गए होंगे। बढ़ते हैं अगले तरफ। अब आया पद्मश्री अवार्ड। पद्मश्री अवार्ड हमने कहा कि पूरा आपको कैसे सब कुछ याद रखने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन एग्जाम के दृष्टिकोण से उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश ऐसे राज्य बाय राज्य कर लेना चाहिए। तो मैं 2 स्टेट को अभी मैंने निकाल दिया है, बाकी मध्य प्रदेश पे जो होगा डाटा, मध्य प्रदेश जो देने जाएंगे वो कृपया मध्य प्रदेश से निकाल लें, मध्य प्रदेश वाले डाटा को भी अलग कर लें। और कुछ डाटा मैंने मध्य प्रदेश से हमने लिख दिया है। अब आते हैं उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश में 6 लोगों को पद्मश्री से सम्मानित किया गया, यह ध्यान रखिएगा। और 6 लोगों का नाम है और उनका क्षेत्र है, यह दिया हुआ है। तो पहला व्यक्ति है मनोरंजन साहू, यह चिकित्सा के क्षेत्र में योगदान है, इसलिए पद्मश्री दिया गया है। दूसरा है दिलसान हुसैन साहब, यह कला के क्षेत्र के लिए दिया गया है। ऋषिक सान्याल, इन्हें कला के क्षेत्र के लिए दिया गया है। एक उमा शंकर पांडे, यह साहित्यिक कार्य के लिए दिया गया है। और राधा चरण गुप्त 5वें व्यक्ति हैं, साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में योगदान के लिए मिला है। और विश्वनाथ प्रसाद तिवारी जी को साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में के लिए प्राप्त हुआ है। तो ये 6 व्यक्ति उत्तर प्रदेश से थे, तो यूपी के एग्जाम के दृष्टिकोण से उपयोगी हो गया। अब आते हैं बिहार। बिहार में 3 व्यक्तियों को पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया है। 3 व्यक्ति में देखेंगे, सुभद्रा देवी कला के क्षेत्र में, कपिलदेव प्रसाद कला के क्षेत्र में, और सुपर 30 के जो फाउंडर प्रणेता हैं आनंद कुमार, वह आप देखेंगे कि 30 ऐसे इंजीनियर को प्रत्येक साल तैयार करते हैं अपने संसाधन लगाकर, अपना श्रम लगाकर, अपनी बुद्धि और विवेक लगाकर। तो यह बिहार के लिए बहुत बड़ा, ये तीनों पर्सनालिटी के लिए गर्व का क्षण है। आनंद साहब को, आनंद कुमार जो साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में योगदान देते हैं, इनके लिए जो है इन्हें भी पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। तो बिहार में 3 व्यक्ति को, उत्तर प्रदेश में 6 व्यक्ति को। इसी तरीके से आपको मध्य प्रदेश का थोड़ा डाटा आपको जाएंगे एग्जाम देने, उस समय आप देख लीजिए। छत्तीसगढ़ देने जाएंगे तो छत्तीसगढ़ का डाटा भी देख लेना चाहिए। यहां तक बढ़ते हम लोग अगले न्यूज की तरफ। अब इसमें
पद्मश्री अवार्ड से क्या क्या डाटा आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण था, यह भी हमने लिखा है कि स्टॉक मार्केट के दिग्गज निवेशक थे राकेश झुंझुनवाला। राकेश झुंझुनवाला स्टॉक मार्केट से जुड़े हुए हैं, इनको मरणोपरांत पद्मश्री दिया गया है, यह ध्यान रखिएगा। बैगा चित्रकला, अब यह आया बैगा चित्रकला, तो यूपीएससी के स्टूडेंट को और पंडवानी एवं पंथी जो कला है, इस सब चित्रकला और कला पर आपको थोड़ा सर्च करना चाहिए। ऐसे हम बता दे रहे हैं बैगा चित्रकला, इसके जो चित्रकार होते हैं प्रकृति एवं धर्म से रिलेटेड चित्र का निर्माण करते हैं, और यह मध्य प्रदेश में है, मध्य प्रदेश से जुड़ा हुआ चित्रकला है। इसके जो चित्रकला से जुड़े हुए लोग हैं जोधैया बाई बैगा, इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। जोधैया बाई बैगा, यह भी काफी उपयोगी है, और यूपीएससी के दृष्टिकोण से तो यह कला जरूर ही उपयोगी हो जाएगा आर्ट एंड कला के दृष्टिकोण से, तो ध्यान रखने की जरूरत है, थोड़ा आप उस पर सर्च कर सकते हैं। दूसरा है पंडवानी व पंथी, पंडवानी एवं पंथी उषा बारले, उषा बारले को भी ध्यान रखने की आवश्यकता है। यह छत्तीसगढ़ के कलाकार हैं, तो यह दोनों चैप्टर पंडवानी एवं पंथी और बैगा चित्रकला को आप क्या करिए कि यूपीएससी के दृष्टिकोण से सर्च कर लीजिए, और सर्च कर लेने के बाद क्या होगा कि आप आसानी से उसको डील कर सकती हैं, कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहां तक बात क्लियर हो गया है। अब आगे बढ़ते हैं, जैव विविधता, जैव विविधता के क्षेत्र में भी काम करने वाले लोग को पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। इसमें केरल के आदिवासी किसान हैं रमन चेरुवायल, रमन चेरुवायल, यह भी ध्यान रखिएगा, एक बेस्ट पर्सनालिटी के रूप में है, उभरे हैं, तो इनको केरल के आदिवासी किसान है रमन चेरुवायल, तो जैव विविधता के दृष्टिकोण से। एक और है गुजरात के मातानी पचेडी कला, मातानी पचेडी कला, यह भी देख लीजिएगा, क्योंकि यह इसका क्या कला का क्या रूप है, किस प्रकार से है, तो आप थोड़ा सा सर्च कर लेंगे, गूगल बाबा का सहारा लेंगे तो यहां से बातें बन जाएगी। इनको भी भानु भाई चुन्नीलाल चितारा या इस कला से जुड़ी हुई हैं। इन्हें क्या हुआ है कि इन्हें भी पद्मश्री से सम्मानित किया गया है, इतना याद रखेंगे। आप लोग रसना हम लोग पिए हैं, रसना खूब गर्मी के समय में पिए हैं, तो शीतल पेय ब्रांड रसना के संस्थापक आरिज बंखाटा, सॉरी आरिज खंबाटा, आरिज खंबाटा को भी पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। तो यह डाटा आपको, इतने डाटा को आप याद रखें, और जब याद रखेंगे तो निश्चित है कि यहां से कोई भी डाटा अगर आपसे पूछा जाएगा तो आप बता सकते हैं। मैंने उसी डायमेंशन में चीजों को व्यवस्थित तरीके से इससे रिलेटेड जो डाटा था हमने यहां लाने का काम किया। बढ़ते हैं अगले न्यूज की तरफ। हमारा अगला न्यूज है, एक चीज और इससे जुड़ा हुआ है, पद्म पुरस्कार से सम्मानित, कि भारत में पहली बार 6 ऐसे जिला है यहाँ के लोगों को सम्मान मिला है। तो कौन कौन सा जिला है भाई, इसको भी देख लिया जाए। अनाक पल्ले और काकीनाडा, अनाक पल्ले और काकीनाडा, यह आंध्र प्रदेश का है, आंध्र प्रदेश का है, यह ध्यान रखिएगा। दूसरा जो जिला है आपका अमरिया, मध्य प्रदेश का जिला है, यह मैचिंग में हो सकता है पूछा जाए, इसलिए इसको ध्यान रखने की आवश्यकता है। बात समझ में आ रहा होगा, अमरिया। तीसरा रत्नगिरी महाराष्ट्र, इस जिला के लोगों को भी मिला है। चौथा है पांचवा हो जाएगा वो हुबई, हुबई यह त्रिपुरा से जुड़ा हुआ है। चिक्काबल्लापुर कर्नाटक से जुड़ा हुआ है। पहली बार ये 6 ऐसे जिला हैं भारत में जिन्हें क्या हुआ है कि यहाँ के लोगों को पद्म सम्मान से सम्मानित किया गया है। तो यह 6 जिला का नाम और राज्य को आप क्या करें कि ध्यान रखते चलेंगे, तो यहां से अगर प्रश्न पूछे जाएंगे तो आप आंसर देने में सक्षम होंगे, कोई दिक्कत नहीं है, समझ गए होंगे। देखिए अब यहां थोड़ा आपको नीरस लग रहा होगा, लेकिन क्या करें, मेरी भी मजबूरी है कि आपके एग्जाम के बात को ही मैं रखूंगा, और कथा कहानी बीच बीच में आएगा, इसे मैं कोशिश करूंगा कि थोड़ा और आपको रुचि जगे, करेंट अफेयर्स के प्रति क्या हो, रुचि जगे। बीच बीच में कुछ कहानियां से लिंक करूंगा, लेकिन समय की मर्यादा होती है कि आपको कम समय में सारे चीज को बताना होता है, ठीक है। अगले न्यूज की तरफ चलते हैं। न्यूज है कि दिल्ली का बजट 2023-24, तो बजट था दिल्ली का 78,800 करोड़ का है, पहला डाटा, और ये 9वां बजट था, यह ध्यान रखिएगा। अब क्या हुआ कि मनीष सिसोदिया जी को जब गिरफ्तार कर लिया गया, उसके बाद जो वित्त मंत्री बनाए गए हैं कैलाश गहलोत साहब को रिस्पॉन्स दिया गया था
इस बजट को पेश करने के लिए। तो आप इससे 3 डाटा याद रखने की आवश्यकता है। अगला जो न्यूज़ है हमारा एससीओ बैठक और पाकिस्तान। अब इसका न्यूज़ था, यह जो बैठक हो रहा था इसमें चिकित्सा, स्वास्थ्य और महामारी, चिकित्सा, स्वास्थ्य और महामारी में सैन्य बलों को योगदान पर आयोजित था। यह जो एससीओ का बैठक था, चिकित्सा, स्वास्थ्य और महामारी में सैन्य बलों का क्या योगदान रहा, इसी मुद्दे पे बैठक था। अब इस बैठक में पाकिस्तान को भाग लेना था, लेकिन पाकिस्तान ने क्या किया कि भारत के भौगोलिक सीमा को गलत मानचित्र रूप में दर्शाया, जिस कारण से भारत ने कड़े लहजों में कहते हुए कहा कि आपको भाग लेने नहीं दिया जाएगा, आपको भाग लेने नहीं दिया जाएगा, क्योंकि आपने क्या किया है कि भारत के भौगोलिक सीमा के साथ छेड़छाड़ करने का काम किया है। इसलिए यह न्यूज भी आपके चर्चा में था। कोई बात अगर लिंक करना होगा कहीं पे आप एससीओ से रिलेटेड, तो आप ऐड कर सकते हैं, ऐड कर सकती हैं। यह न्यूज आपके लिए उपयोगी था। अगला जो हमारा न्यूज है, वर्ल्ड टीवी समिट। अब यहाँ पे 24 मार्च को वाराणसी से आप देखेंगे कि हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब क्या करेंगे कि विलेज स्तर पर, गांव स्तर पर टीबी मुक्त पंचायत की योजना का शुभारंभ करने वाले हैं। तो हम टीबी वर्ल्ड, आपको है कि वर्ल्ड टीबी समिट में क्या क्या ध्यान रखना चाहिए। तो पहला जो डाटा है कि 24 मार्च को विश्व टीबी दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? तो 24 मार्च को विश्व टीबी दिवस, पहला डाटा। दूसरा जो डाटा था इसमें कि 2030 तक विश्व से टीबी को क्या करेंगे कि मुक्त कर देंगे। हमारा दूसरा जो डाटा था कि 2030 तक क्या करेंगे कि विश्व से टीबी को समाप्त करने का लक्ष्य बनाया गया है, जिसके प्रति भारत भी रिस्पॉन्सिबल है। भारत का भी टारगेट है कि उससे पहले हम पूरा कर लें। दूसरा डाटा। तीसरा डाटा है कि भारत सरकार ने क्या किया है कि अपने देश से टीबी को भगाने के लिए या टीबी को समाप्त करने के लिए 2025 का लक्ष्य निर्धारित किया है। तो 2025 भी आपको 2025 भी आपको क्या करना चाहिए कि याद रखना चाहिए। तीसरा कि अब तीसरा जो हमारा डाटा है, हमने जस्ट कहा कि 24 मार्च 2023 को, जिस दिन आपका 24 मार्च 2023 को विश्व टीबी दिवस मनाया जाता है, उसी दिन हमारे गार्जियन प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब क्या करेंगे कि वाराणसी उनका संसदीय क्षेत्र है, वहीं से आप टीबी मुक्त पंचायत की शुरुआत करेंगे। टीबी मुक्त पंचायत की शुरुआत करेंगे। यहाँ पे हमने 3-4 डाटा मिला, एक 24 मार्च, एक 2030, एक तीसरा है 2025 और यहाँ पे टीबी मुक्त पंचायत। एक चीज और आप कर सकते हैं, टीबी जो बैक्टीरियल डिजीज है, बैक्टीरिया के कारण ही होता है। आप थोड़ा सा इसके बारे में हल्का सा साइंस के दृष्टिकोण से जानकारी कर लेंगे, तो वहां से और कोई डाटा लिंक होगा तो आप आसानी से क्या करेंगे कि सॉर्ट आउट कर सकते हैं, कर सकती हैं। अगला जो हमारा डाटा था, बिहार स्थापना दिवस। बिहार 111 साल का हो चुका है। बात समझ आ रहा होगा। 22 मार्च को हम लोग इसके स्थापना दिवस मनाते हैं और इस बार 3 दिवसीय से 22 से 24 मार्च तक मनाया गया। इसमें क्या हुआ कि इसका जो इस बार का थीम था 7 निश्चय 2 से जुड़ा हुआ है। पीछे भी हमने लिखाया है आपका युवा शक्ति बिहार की प्रगति, 7 निश्चय 2 से जुड़ा हुआ है। तो यह भी आपको याद रखने की आवश्यकता है। यह बस पीटी के दृष्टिकोण से था, यह पूछा जा सकता है। यह भी न्यूज बिहार स्थापना दिवस से था। बढ़ते हम लोग अगले न्यूज की तरफ जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से उपयोगी है। अब आपको विश्व जल विकास रिपोर्ट, या हमने पीछे भी कहा है कि अगर शुद्ध जल अगर आपको पीने के लिए नहीं मिल रहा है तो फिर क्या होगा कि हम कई तरह की समस्याओं से जूझते रहते हैं और सेहत पर असर होता है और हम लोग क्या होते हैं, अस्वस्थ रहते हैं। तो आप देखें कि आज क्या है कि पॉल्यूशन का जितना लेवल बढ़ रहा है वह तो और भी नुकसानदायक होते जा रहा है। अब है कि विश्व जल विकास रिपोर्ट से क्या क्या डाटा आपको याद रखना चाहिए। एक कि यह रिपोर्ट यूनाइटेड नेशन द्वारा जारी किया जाता है, पहला लाइन आपको ये से याद रखिए। दूसरा कि इस रिपोर्ट में कहा गया है कि जो पूरे विश्व का 26% आबादी, कितना 26% आबादी स्वच्छ पेयजल के संकट से जूझ रहा है। सोचिए कि 26% विश्व का ऐसा आबादी है, वैश्विक आबादी है जिसको शुद्ध पेयजल प्राप्त नहीं होता है। उसमें हम सब भारतवासी भी हैं, कहने की कोई बात ही नहीं है। तीसरा बात था कि 46% जनसंख्या स्वच्छता से दूर है। आज भी दुनिया का 46% जो जनसंख्या है वह स्वच्छता से, सैनिटेशन से काफी दूर है।
ठीक है। इसके जो आपका विश्व जल रिपोर्ट है, इसको तैयार करने का काम किए हैं रिचर्ड कार्नर। रिचर्ड कार्नर महोदय ने किया है, यह भी ध्यान रखिएगा। एक चीज और हमने लिखा है कि सभी को स्वच्छ जल, सभी को स्वच्छ जल, जो सतत विकास लक्ष्य, यूएनओ का सतत विकास लक्ष्य है, उस विकास लक्ष्य के 6ठा पोजीशन पे है ये एसडीजी गोल संख्या 6। आपसे यह भी पूछा जा सकता है, पीछे भी हमने लिखा था उस तरीके से डाटा, तो यह आपको सभी को स्वच्छ जल यूएनओ का एसडीजी गोल जो है वह 6ठे नंबर का है। तो यह भी याद रखिएगा, इस डायमेंशन से आपको पॉइंट बाय पॉइंट याद रखना चाहिए। और आप छोटा करना चाहेंगे तो आप इसको छोटा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगला जो हमारा न्यूज है, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 में वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग निकाला गया है। इसमें देखते हैं कि क्या क्या है। यह जो है लंदन स्थित क्वाइकवेरली साइमंड्स यूएस द्वारा जारी किया जाता है। क्वाइकवेरली साइमंड्स यूएस द्वारा जारी किया था पहला। चलिए, कुछ जारी करता है उससे उतना ध्यान देने की आवश्यकता नहीं। भारत में क्या है, भारत का इस मतलब इस यूनिवर्सिटी रैंकिंग में क्या क्या पोजीशन है, इसे हम लोग ध्यान रखने की आवश्यकता है। पहली बार क्या हुआ कि आईआईटी बॉम्बे जो है 100 में से 80.4 80.4 के स्कोर के साथ इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी में भारत के पहले, ध्यान रखिएगा, भारत में पहले और विश्व में 47वें स्थान पर है। अगर आईआईटी बॉम्बे की बात आ जाएगी तो आपको बताना है कि बेस्ट जो है आपको इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में हमारा आईआईटी बॉम्बे भारत में पहले स्थान पे है और विश्व में 47वें स्थान बनाए हुए, ये डाटा। दूसरा, आईआईटी दिल्ली में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग प्रोग्राम, इस वैश्विक स्तर पर जो हम प्रोग्राम बनाते हैं चलाते हैं, इसमें 49वें 49वें पोजीशन पे है। तीसरा, आईआईटी कानपुर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग प्रोग्राम जो वैश्विक स्तर पर बनता है, इसमें आपको आईआईटी कानपुर को 87वें स्थान पे रखा गया है। तो यह 3 डाटा आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। वैश्विक वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग जो आया उसमें आईआईटी मुंबई को याद रखिएगा, उसका परसेंटाइल क्या है, 80.4 रखा है। एक 47वां विश्व स्तर पर पोजीशन है, भारत में पहला है। दूसरा, आईआईटी दिल्ली का 49वां स्थान है। आईआईटी कानपुर का 87वां 87वां स्थान है। यह डाटा आपको एग्जाम में प्री के दृष्टिकोण से आप आवश्यक हो जाता है। यहाँ तक के डाटा हम लोग देख चुके हैं। बढ़ते हैं हम लोग अगले न्यूज की तरफ। हमारा अगला न्यूज है 6G विजन। 6G, 5G से हम लोग 6G की तरफ बढ़ रहे हैं। तो एक चीज बताइए कि क्या आपको साइंस एंड टेक्नोलॉजी के दृष्टिकोण से 2G, 3G, 4G, 5G के बारे में जो तकनीकी पक्ष है उसमें समानता और असमानताएं, जो समानताएं हैं और असमानताएं हैं, उसे जानना चाहिए या नहीं जानना चाहिए? तो निश्चित जानना चाहिए। जो विशेषकर यूपीएससी के स्टूडेंट हैं, प्लीज कृपया आप क्या करें कि 2G तकनीक के बारे में, 3G तकनीक के बारे में, 4G, 5G के बारे में जो जो अंतर आपको और समानताएं तकनीकी स्तर पर दिखाई पड़ रहा है, उससे आप नोट डाउन कर ले। हो सकता है कि वहां से यूपीएससी आपसे कुछ प्रश्न पूछ सकते हैं, 1-2 प्रश्न, क्योंकि जो मेजर छोटे छोटे एग्जाम, छोटे छोटे जो तकनीक होता है या टर्मोलॉजी होता है, उसमें जो अंतर होता है, वहां से टर्मोलॉजी बेस्ड एग्जाम प्रश्न यूपीएससी में विशेषकर पूछे जाते हैं। तो पहला काम आप लोग का होमवर्क है, इसे देख लेंगे। एक दूसरा, अब जो न्यूज में था कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने क्या किया है कि 6G स्टेटमेंट और 6G विजन डॉक्यूमेंट के साथ मिशन 6G लॉन्च कर दिया है। बात समझ आ रहा है? पहला स्टेटमेंट था। दूसरा इसी से रिलेटेड जो एग्जाम के दृष्टिकोण से उपयोगी था, इंटरनेशनल टेलीकॉम यूनियन के महासचिव डोरिन बोगडैन है। पूछेगा कि कौन है? डोरिन बोगडैन, याद रखिएगा, इंटरनेशनल टेलीकॉम यूनियन के महासचिव हैं, यह भी डाटा याद रखिएगा। तीसरा, कि 2021 में क्या हुआ था कि भारत सरकार ने 6G को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने क्या किया कि 22 सदस्यीय कमिटी का गठन किया था। 22 सदस्यीय 2021 में, याद रखिएगा कि 2021 में 6G रोड मैप के लिए 22 सदस्यीय कमिटी का गठन आपको भारत सरकार के द्वारा किया गया था। यह भी डाटा याद रखने की आवश्यकता है। एक वहीं पे डाटा मिला हमको अभी क्या हो रहा है कि 5G को लेकर बड़े स्तर पर काम आगे बढ़ रहा है।
यहाँ पे ध्यान रखना यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि 5G के स्तर पर काम बढ़ रहा है आगे से। अब 6G पर हम लोग बात कर रहे हैं। एक और जो डाटा था आपका एग्जाम के दृष्टिकोण से क्या था भाई, एक है आपको कि कॉल बिफोर यू डिग ऐप लॉन्च किया गया, ऐप है कॉल बिफोर यू डिग। अगर यह बात पूछ दिया कि क्या है तो एक बताना है कि ऐप है और यह इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए है। इस ऐप का ऐप अभी जो जारी किया गया है तो पूछेगा ऐप का क्या नाम है, तो कॉल बिफोर यू डिग। यहाँ पे ध्यान रखिएगा इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ा हुआ है। यह भी कई बार आपको ऐसा पूछ दिया जाएगा कि किससे जुड़ा हुआ है, तो बताना है कि इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ा हुआ है। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, समझ गए होंगे। अब आते हैं 2023 एम एम पुरून ग्लोबल रिच लिस्ट लिस्ट कौन कौन भारतीय हैं जो कि काफी संपन्न और अमीर हैं। तो इसमें आप देखेंगे ये जो रिपोर्ट आया है इसमें बताया गया है कि रिलायंस इंडस्ट्री के जो मालिक हैं मुकेश अंबानी, वह 82 लाख डॉलर की संपत्ति, इनके पास कितना है, 82 लाख डॉलर है की संपत्ति है और दुनिया के 9वें सबसे अमीर व्यक्ति हैं। दुनिया के सबसे 9वें अमीर व्यक्ति है और एशिया के पहले हैं। एशिया में कोई सबसे अमीर अगर व्यक्ति है तो कौन है भाई, मुकेश अंबानी साहब हैं। कौन है, मुकेश अंबानी। याद रखिएगा एशिया के पहले सबसे रिच व्यक्ति हैं, यहाँ पे ध्यान रखने की जरूरत है। और विश्व स्तर पर इनका पोजीशन क्या है, 9वां पोजीशन, यह भी याद रखिएगा। दूसरा, आगे जब हम बढ़ते हैं और थोड़ा सा इससे हाँ देखते हैं कुछ था। आ, देखते हैं हम लोग इसमें जो रिपोर्ट था कि 23वें स्थान पर अमीर में
हम लोग देख रहे हैं कि 23वें स्थान है आपका वैश्विक स्तर पर अडानी का, 46वें स्थान पर है आपको साइरस पूनावाला, यह भी ध्यान रखिएगा, और 50वें स्थान पर है शिव नादर और परिवार। क्या था इससे रिलेटेड डाटा, और छोटा छोटा नोट करके मैंने लिखा है 3 डाटा है कि चीन के अभी राष्ट्रपति देखेंगे कि सी जिनपिंग जो है कि रसिया गए हुए हैं, रसिया की यात्रा पर थे, तो एक ये भी न्यूज था। दूसरा, आईएमएफ ने क्या किया है कि यूक्रेन को 15.6 अरब डॉलर का कर्ज देने पर सहमति बनाया है, यह भी एक छोटा सा न्यूज था उसमें। तीसरा जो था आपका कि जापान के प्राइम मिनिस्टर किशिदा क्या हुआ कि भारत, किशिदा महोदय आप देखेंगे किशिदा भारत आए हुए थे, भारत के बाद यूक्रेन और यूक्रेन से पोलैंड की यात्रा पर थे। तो यह जो लाइन हमने लिखा है, यह तीनों जो दोनों लाइन है, चीन के राष्ट्रपति का रूस जाना और जापान के राष्ट्रपति का यूक्रेन या पोलैंड जाना, यह जो है आपको वैश्विक राजनीति में क्या हलचल पैदा हो सकता है, इस दृष्टिकोण से हमने लिखा है, यह ध्यान रखने की आवश्यकता था। अब बढ़ते हम लोग अगले न्यूज की तरफ। खरीफ फसलें, खरीफ फसलें में अभी जो ओलावृष्टि हुआ है, काफी नुकसान हुआ है देश के किसानों को, और आपको पता ही है कि हम सब भारतवासी एक किसान ही है, और किसानी ही इस देश का अर्थव्यवस्था का बैकबोन कह सकते हैं, क्योंकि रोजगार का सबसे बड़ा स्रोत वही है। आप समझ रहे होंगे कि रोजगार प्रोवाइड कराने में और जीडीपी में कम से कम 16-17% का योगदान रहता है अभी तक ले कृषि का, तो यह काफी उपयोगी है। तो कुछ फसलें के बारे में जो खरीफ फसलें से रिलेटेड था, मैंने कहा कि एक बार आपको ऐड करा देता हूं यहाँ पे। तो गेहूं, जौ, आलू, चना, मसूर, अलसी, मटर, सरसों, ये सब रबी फसलें हैं। और आपको पता ही होगा कि अक्टूबर, मध्य अक्टूबर और नवंबर से इस फसलों को क्या करते हैं किसान भाई, लगा देते हैं, और फिर यह आपको मार्च और अप्रैल में तैयार हो जाता है। छोटा सा डाटा था, कई बार इसमें से एलिमिनेट करने के लिए पूछ दिया जाता है, तो ध्यान रखिएगा। अब आया कि न्यूज है भारत ऑस्ट्रेलिया वनडे सीरीज 2023। यहाँ पे आपको ध्यान रखने की जरूरत है, भारत ऑस्ट्रेलिया वनडे सीरीज 2023। यहाँ से खेल वाले पेज पे आप जाएंगे तो यहाँ से न्यूज मिलेगा। पहला हमने कहा कि ऑस्ट्रेलिया ने क्या किया है कि चेन्नई में जो मैच हो रहा था लास्ट, उसमें भारत को 2-1 से हराकर यह सीरीज अपने नाम कर लिया है, पहला। दूसरा कि यह दूसरी बार हुआ है, 2019 में आप पहला लाइन कंप्लीट हो गया होगा। दूसरा कि 2019 में क्या किया था कि ऑस्ट्रेलिया ने भारत के घर में पराजित करने का काम किया था 2019, लेकिन 19 के बाद भारत लगातार 7 वनडे मैच जीतने का काम किया, यह भी ध्यान रखिए एक डाटा कि 7 वनडे सीरीज जीता है, अपने नाम किया है भारत, तो ये ध्यान रखने की आपको आवश्यकता है। बढ़ते हम लोग अगले पेज की तरफ। 14 वर्ष में 5 बार सीरीज भारत ने हारा है, यह ध्यान रखिएगा। 14 वर्षों में क्या है कि घर पर 5वीं बार सीरीज भारत ने हारा है, तो कब कब हारा है यह टेबुलेशन है। पहला कि 2023 में अभी जस्ट ऑस्ट्रेलिया से हारा है, बात समझ आ रहा होगा, ऑस्ट्रेलिया 2-1 से जीतने का काम किया है। 2019 में भी ऑस्ट्रेलिया से पराजित हुआ था भारत, यहां भी दूसरी बार। तीसरा बार आप देखेंगे, तीसरी बार 2015 में दक्षिण अफ्रीका से पराजित हुआ भारत। चौथी बार 12-13 में पाकिस्तान से, मतलब हम लोग चल रहे हैं ऊपर से नीचे चल रहे हैं, पाकिस्तान से। और 5वीं बार ऑस्ट्रेलिया से ही आपको 2009 में पराजित हुआ था। एक टेबुलेशन 14 वर्षों में घर में क्या हुआ कि 5वीं बार भारत ने सीरीज हारा है, तो यह डाटा आपको याद रहेगा टेबुलेशन। अब है कि अभी जो 3 वनडे हुआ है चेन्नई में, भारत में 3 वनडे सीरीज जो हो रहा था ऑस्ट्रेलिया के साथ, उसमें आपको इसमें याद क्या रखना चाहिए, प्लेयर ऑफ द मैच एवं सीरीज, प्लेयर ऑफ द मैच एवं सीरीज दिया गया है, तो याद रखना है जंपा एवं मार्स को, जंपा एवं मार्स को, यह डाटा आप याद रखेंगे, अभी आपके लिए उपयोगी हो जाएगा। अगला जो हमारा इसी में है कि पिछले 10 द्विवर्षीय 10 द्विपक्षीय वनडे सीरीज में भारत का क्या स्थिति रहा, यह मैंने सब नहीं लिखा हूं, लेकिन कुछ लिख दिया हूं। जैसे 23 में ऑस्ट्रेलिया से हम हार चुके हैं, यह भी याद रखना है। जस्ट नीचे हम लोग आएंगे, अभी मार्च में ये हुआ है आपका, इससे नीचे चलेंगे कि 23 में न्यूजीलैंड को हम लोगों ने क्या किया है कि 3-0 से पराजित करने का काम किया है। 2023 में श्रीलंका को 3-0 से पराजित किया है। 22 में दक्षिण अफ्रीका को हम लोगों ने 2-1 से पराजित करने का काम किया, यह भी ध्यान रखिएगा। 2022 में ही वेस्ट इंडीज को 3-0 से पराजित करने का काम किया भारत। तो हम लोग यह भी डाटा, क्योंकि कब कब मैच अभी तो हम जस्ट हारे हैं, लेकिन न्यूजीलैंड के साथ हम लोग जीते थे 3। फिर
श्रीलंका से भी अभी हम लोग जीते हैं, यह भी ध्यान रखने की। 22 में दक्षिण अफ्रीका से जीते और 22 में ही वेस्ट इंडीज से जीते। 10 में हमने अभी जो काम का चीज था वो हमने आपको समझाने का काम। तो यह आप इतना आप क्या करें कि आप देखते चलेंगे। बढ़ते हम लोग अगले न्यूज की तरफ से। हमारा जो अगला न्यूज है, पत्रकार सुरक्षा कानून। अब देखिए कि पत्रकारों की सुरक्षा की आवश्यकता हो गई। आपको पता ही होगा कि मीडिया जो है लोकतंत्र का चौथा आधार स्तंभ है, और वो जितना मजबूत होगा, जितना सक्षम होगा, उतना ही लोकतंत्र सक्षम होगा। तो आपको ध्यान रखना है कि अभी क्या हुआ है कि मीडिया कर्मियों की प्रताड़ना और उसके साथ हो रही हिंसा को रोकने के लिए छत्तीसगढ़ विधानसभा ने क्या किया है कि मीडिया कर्मी सुरक्षा कानून 2023 लाया है, और यह पास भी हो गया है कानून। तो अब याद रखना है कि क्वेश्चन क्या हो सकता है कि हाल ही में कौन ऐसे राज्य हैं जो, या फिर ऐसा पूछ सकता है कि छत्तीसगढ़ ने मीडिया कर्मी को सुरक्षा दिलाने के लिए एक कानून पास किया। यह भी स्टेटमेंट हो सकता है। दूसरा, छत्तीसगढ़ एक दूसरा राज्य ऐसा राज्य है जो मीडिया कर्मी को प्रताड़ना या हिंसा से सुरक्षा दिलाने के लिए कानून पास किया है। इससे पहले आप देखेंगे कि महाराष्ट्र जो है महाराष्ट्र सुरक्षा कानून बना चुका था। इसलिए याद रखना है, महाराष्ट्र के बाद पत्रकार सुरक्षा कानून बनाने वाला छत्तीसगढ़ दूसरा राज्य है। तो ये दोनों डाटा आप क्या करें, याद रखें। और उम्मीद है कि आप लोग अपने एग्जाम के दृष्टिकोण से अच्छे तरीके से प्रिपरेशन कर रहे होंगे, कर रही होंगी। और अब लास्ट में यही मैं कहना चाहूंगा कि आप जितने भी लोग सारथी फॉर सिविल सर्विस को देख रहे हैं मुखर्जी नगर के केंद्र के माध्यम से, तो कृपया इस वीडियो को, करेंट अफेयर से रिलेटेड जो वीडियो मिल रहा है उसे लाइक और सब्सक्राइब तो करें ही। जो भी स्टूडेंट आपसे जुड़े हुए हैं वो पढ़ना चाहते हैं तो आप क्या करें, उन्हें शेयर भी कर दें, और उन्हें क्या करें कि उनसे क्या करें कि जोड़ें, और जोड़ने के बाद आप इसका कंटिन्यू लाभ लें। और उम्मीद करूंगा कि आपके एग्जाम में जरूर मदद करेगा, क्योंकि मैंने प्लान ही ऐसा किया है। पीटी, मेंस और इंटरव्यू तीनों दृष्टिकोण से, और पर्सनालिटी में भी आपके लिए उपयोगी हो जाएगा। तो होलिस्टिक अप्रोच से मैंने इस करंट अफेयर्स को शुरू किया है। तो बस लास्ट में ही कहूंगा कि आप अपना ध्यान रखें और अपना जो आपने एम बनाया है उस पर कंटिन्यू लगे रहें। सफलता तो आपको मिलनी है, कोई नहीं रोक सकता आपको सफल होने से। बस एक प्रयास की आवश्यकता है, एक अच्छे से आप प्रयास करें। सफलता आज अपने जो टाइम बनाया होगा उसके अंडर में ही आपको सफलता मिल जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपना ख्याल रखें और अपने परिवार का ख्याल रखें।